दोपहर का खाना निपटाकर सुनीला थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटी ही थी कि घंटी की आवाज़ सुनकर उसे फिर दरवाज़ा खोलने के लिए उठना पड़ा। वह भुनभुनाती सी उठी कि इस मरे पोस्टमैन को भी इसी समय आना होता है। पोस्टमैन से चिट्ठियां लेकर मेज पर रखकर वह जा रही थी कि एक पत्र पर उसकी आंखें जमी रह गई। उसने पत्र हाथ में उठाया। निसंदेह यह लिखाई आशा की ही थी, पर इतने लंबे अंतराल के बाद जल्दी जल्दी चिट्ठी खोलकर उसने पढ़ना प्रारंभ किया। प्रिय सुनीला, अमित स्नेह, तुम सोच रही होगी कि इतने सालों बाद कैसे तुम्हें चिट्ठी लिख रही हूँ। सच कहूँ तो तुमसे संवाद स्थापित करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। किस मुँह से तुम्हें चिट्ठी लिखती। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है वह तो अक्षम्य है, पर तुम्हारा सरल हृदय तो सागर की तरह विशाल है। तुम उसमें मेरा यह अक्षम्य अपराध अवश्य समेट लोगी। यही सोचकर लिखने की धृष्टता कर रही हूँ। मेरा हृदय अपने किए पर हमेशा मुझे कचोरता रहता है। सोचती हूँ अनजाने ही छोटे से स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनी ही कितनी बड़ी हानि की जिम्मेदार बनी। इन सालों में अकेले रहकर समझ पाई कि सारे नाते रिश्तेदार को समंदर ही जीवन को परिपूर्णता व सार्थकता प्रदान करता है और इन्हीं मधुर संबंधों में ही जीवन की प्रकृति है। सुनीला, मैं अपने विरुद्ध स्वार्थ के वशीभूत हो भूल बैठी थी कि संस्कारों में पति पत्नी के संबंध से इधर कुछ स्नेह बंधन एक होता है जिनके बिना हम स्वयं को भावनात्मक रूप से अकृत और असुरक्षित महसूस करते हैं। नासमझी में की गई उस भूल का एहसास मुझे अब हो रहा है जब उन्हीं संबंधों के निर्वाह में मैंने खुद ठोकर खाई है। अनिमेष भी अब पहले की तरह नहीं रहे हैं। अब उन पर एक संजीदगी सी छा गई है। तुम्हारे आने से शायद घर में खुशियाँ लौटे। उनकी हंसी तो जैसे बीते समय ने चुरा ली है। इस बार कृपया मेरे लिए नहीं तो अपने भैया के लिए ज़रूर आ जाओ। कितने ही रक्षाबंधन निकल गए। सोनी कलाई लिए सुशांत और ईशा भी अपनी बुआ से मिलने को आतुर हैं। माँ जी और पिताजी भी इस बार नागपुर ही आ रहे हैं। सुनीला, यदि तुम नहीं आई तो मैं यही समझूंगी कि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया और जीवन पर्यंत इस अपराध बोझ को ढोती रहूंगी। तुम्हारे स्नेह की आकांक्षी तुम्हारी भाभी आशा। पत्र पढ़ते पढ़ते सुनीला व्याकुल हो उठी। उसकी आँखों से अश्रुधारा बह चली, पर कितना अंतर था इन आंसुओं में और सालों पहले बहे उन आंसुओं में जब उसमें बड़े भैया के पास से कभी न जाने की प्रतीक्षा ली थी। कहीं अतीत में उनका मन भटकता चला गया। सुनीला को याद है कि कैसे आनंद अतिरेक में डूबी वह हर रक्षाबंधन पर मायके दौड़ी चली जाती थी। उस दोपहर भी वह हर वर्ष की तरह भैया के लिए ढेर सारी राखियाँ और मिठाई नारियल वगैरह खरीदने बाजार गई थी। आखिर क्यों न लाती। अपने भैया की कलाई पर राखी बांधने वाली वह इकलौती बहन जो ठहरी थी, पर उस कुप्र सत्य से वह कहाँ परिचित थी जो घर पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। घर आकर वह अपने पैकेट अंदर कमरे की अलमारी में रखने
जा रही थी कि अंदर से आती फुसुर फुसुर से वह वहीं ठिठ गई। यह तो भैया की आवाज़ थी। वे भाभी से कह रहे थे, सुनीला बड़ी देर से दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? गई होगी अपने लाडले इकलौते भाई के लिए खरीदारी करने। खैर यह तो बताओ कि राखी बंधाई पर सुनीला को क्या देना है? मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, पर आशा त्योहार पर तुम घर में नहीं रहोगी तो सुनीला क्या सोचेगी? जो सोचना हो सोचे, मेरी बला से। देखो जी, कह देती हूँ, 100 रुपये से अधिक हम नहीं दे सकते। वह क्या लेकर आती है? नारियल और आधा किलो मिठाई बस। भाभी ने कटाक्ष किया तो भैया सुनकर चुप रह गए थे, मानो उन्होंने भी अपनी स्वीकारोक्ति दे दी थी। वह इस तब रह गई कि अब उसकी भावना को लेन देन के तराजू पर तौला जाने लगा। सच मानो तो उसे भाभी का कहना उतना बुरा नहीं लगा था जितना भैया का चुप रह जाना। आशा तो पराई जाई थी, पर भैया और वह तो एक माँ की कोख से सुख दुख के सहगाई बने थे। बचपन की सारी खुशियाँ और उलझनें दोनों के साथ साथ बांटी थी। बड़े भैया की चुप्पी उसे ऐसी लगी थी जैसे किसी ने कई मन पत्थर उसके सीने पर रख दिए हो। वह सोच रही थी कि इतने सालों उसने भाई बहन के बीच स्नेह बेल को नहीं सींचा था, जो उसके चारों ओर अपनी सुगंध बिखरती, पर शायद उसने अपने चारों ओर नागफनी की बाढ़ खड़ी की थी, जो कि उसके हृदय को जीवन भर देती रहेगी। दूसरे कमरे में जाकर सुनीला ने भारी मन से राखियों वाला पैकेट मेज की दराज में रख दिया और अनमनी सी बाहर बगीचे में जाकर झूले पर बैठ गई। इसी झूले पर बैठकर उसने और अनिमेष भैया ने कितनी ही शैतानियों को अमली जामा पहनाया था। सामने खड़ा जामुन का पेड़ उसके हंसते खेलते बचपन का साथी था। बड़े भैया को सारी शैतानियों से उन्हें बचाने की गरज से उन्हें वह अपने सिर ले लेती और साम दाम दंड भेज छल परचंट का सहारा लेकर उन्हें सजा से बचा कर ही लाती। अनिमेष इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र था। रात दिन भैया के पीछे साए सी लगी उनकी एक एक ज़रूरत पूरी करती रहती, जिससे कि उनकी पढ़ाई में किसी तरह का व्यवधान न पहुँचे। भाई बहन का यह स्नेह है पास पड़ोस में और रिश्तेदारों के लिए ईर्ष्या का विषय था। आकाश पर बादल घिर आए थे और हल्की बूंदबांदी शुरू हो गई थी, पर सुनीला अपने ही विचारों में खोई जामुन के पत्तों से टपकने वाली पानी की नन्ही बूंदों को अपलक निहारे जा रही थी। शायद जामुन का पेड़ सुनीला का दर्द समझ रहा था। उसके अश्रु भी नन्ही बूंदों के रूप में पत्तियों से झर रहे थे। सुनीला कहाँ खोई है? पानी बरसने लगा है, चल अंदर चलकर चाय पी ले। माँ कब से सामने खड़ी थी, उसे अंदाज़ा ही न था। अंदर भाभी से चाय का कप हाथ में लेते समय वह सोच रही थी कि कितना अंतर था इस स्नेहमयी भाभी में और उस आशा में। शायद बनावट ही ऐसा संबल है जिसके सहारे हम सामाजिकता का निर्वाह कर पाते हैं। अनमने मन से
उसने चाय पी और बोली, माँ शॉपिंग करते करते बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर ऊपर जाकर लेटूंगी। ऊपर आकर कमरे में अंधेरा कर सुनीला पलंग पर पड़ गई। उसे अहंकार से चिढ़ थी, पर न जाने क्यों आज उसे अंधेरा एक सुकून दे रहा था। अनचाहे कि उसका मन उससे विरुद्ध कर रहा था। उस दिन अनिमेष भैया का परिणाम आया था। पूरे पड़ोस में नाचती कूदती वह यह खबर सुना आई थी कि भैया इंजीनियर बन गए हैं। मिठाई देने जब वह राधा मामी के यहाँ गई तो मामी ने मजाक ही मजाक में कहा कि मना ले अपने भैया के इंजीनियरिंग की खुशी। भाभी के आने के बाद तो तेरा मोल 2 कौड़ी का भी नहीं रहेगा। उसकी बात सुनकर सुनीला एकदम से बिफर उठी थी और राधा मामी से लड़ पड़ी थी कि उसके भैया ऐसे नहीं हैं। वास्तव में अनिमेष भैया ऐसे कहाँ थे। एक बार सुनीला को फ्लू हो गया तो सारी रात उसके सिरहाने बैठे, घंटे घंटे पर उसका तापमान देखते रहे। माँ कितना ही कहती रही, पर जब तक सुनीला का बुखार उतर नहीं गया वह उसके सिरहाने से नहीं हटे। रक्षाबंधन पर अनिमेष उससे कुटहनी भर तक राखियाँ बंधवाता और सारे दोस्तों में सेखी बघारता फिरता। पूरे हफ्ते भर तक राखियाँ उसके हाथ से न उतरती। बिना सुनीला के अनिमेष का एक भी काम नहीं होता। कॉलेज से लेकर घर तक हर करनी करतूत में सुनीला अपने भैया के सहभागी होती। सुनीला खाना खा लो, सच नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह आशा की आवाज़ से सुनीला के विचार प्रवास में अवरोध उत्पन्न हुआ। नहीं भाभी, आज खाने का मन नहीं है, तुम लोग खाओ, कृपया लाइट बंद करती जाना, मुझे नींद आ रही है। नींद उसकी आँखों से कोसों दूर थी। वह तो आशा के बारे में सोच रही थी कि क्या ये वही आशा है जिसे घरवालों के विरोध के बावजूद वह अपनी भाभी बनाकर लाई थी। उसने आने वाली अपनी प्यारी भाभी के लिए क्या क्या तैयारियां नहीं की थी। दिन रात एक कर दिए थे उसने। भागते दौड़ते राधा मामी माँ से कहती, जीजी बहुत बड़े घर की लड़की लाने जा रही हो, कहीं तुम्हारे इस हंसते खेलते संस्कार में आग ना लगा जाए। माँ उहापोह में पड़ जाती, पर सुनीला ने तो जैसे आशा के लिए सारी दुनिया से लोहा लेने की ठानी थी। आखिर उसने अपनी भाभी के रूप में जिस परिलोक की राजकुमारी की कल्पना की थी वह आशा को देखकर यथार्थ में साकार होती दिखाई दी थी। वास्तव में आशा का सौंदर्य अप्रतिम और रूप अनिश्चित था। नाग पंचा के फूल कितने ही सुंदर क्यों न हो, पर चारों ओर लिपटे चुभन उन्हें पास से गुजरने वाले के लिए अगण्य बना देते हैं। आशा के पिता उसी शहर में पुलिस कमिश्नर थे। लाड प्यार में पली 2 भाइयों की इकलौती बहन, उसके एक इशारे पर घर भर में तूफान उठ खड़ा होता था। आशा सुनीला की ही क्लास में पढ़ती थी। सुनीला तो उसे मन ही मन भाभी मान बैठी थी। अनिमेष और आशा का रिश्ता तय हो गया। आखिर कमिश्नर साहब को भी घर बैठे इंजीनियर कहाँ मिलता। इसी बीच भैया ने रेलवे में कार्यारंभ कर दिया था। संयोग से उन्हें पहली पोस्टिंग अपने बुलंद शहर में ही मिल गई थी। भाभी बनकर आशा घर आ गई थी। सब सामर्थ्य से बढ़कर उससे खुश रखने की
श्रेष्ठता करते पर वह ससुराल वालों को मन से कहाँ स्वीकार कर पाई थी। उसने अपने और घर वालों के बीच जो रिश्ता नियत किया था उससे औपचारिकता मात्र कहा जा सकता था। भैया दो पाटों के बीच तटस्थ से होकर रह गए थे। उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। सब एक ही छत के नीचे अजनबी से रहने लगे थे। जब तक सुनीला की शादी नहीं हुई थी इस अजनबीपन के एहसास को ढोते रहना उसकी मजबूरी थी। पर विवेक से शादी के बाद उसकी वह मजबूरी भी खत्म हो गई थी। विवेक हैदराबाद में एक अच्छी फार्म में प्रबंध निर्देशक था। संयुक्त परिवार था उसका। अपने ससुराल में विवेक की पत्नी के अलावा वह सबकी प्यारी भाभी और बहू सब कुछ थी। शायद आशा से मिले घावों ने उसके संवेगों को और भी संवेदनशील बना दिया था, जिनमें तप कर वह कुंदन हो गई थी। निलय और निशांत के होने के बाद उसका मायके जाना कम होता चला गया। उस त्रिसद सत्य से शायद वह खुद ही आंखें चुराने लगी थी। भैया भाभी के साथ रहना माँ बाबूजी की तो सतह थी, पर वह क्यों जबरन परायों पर अपनेपन का एहसास थोपे। धीरे धीरे सुनीला का मायके जाना रक्षाबंधन तक ही सीमित रह गया था। भैया की कलाई में राखी बांधते समय जब वह कोहनी तक राखियां भर देने की जिद करते तो उसे वह पहले वाले भैया ही लगते और वह फिर से अपने बचपन में जी उठती। उनके बीच रिश्ते की वही एक नाजुक डोर बची थी। आज एक झटके के साथ वह भी टूट गई। क्यों इतने साल वह अपने मन को छलती रही। सत्य तो जब भी वही था जो आज है। तभी उसने एक निर्णय ले डाला, कभी भैया के घर न जाने का निर्णय। इन्हीं विचारों में सारी रात वह डूबती उभरती रही। न जाने क्यों उसे वह रात बरसों लंबी लग रही थी। सवेरे सवेरे अपना सामान बांधकर वह तैयार हो गई। माँ उसे तैयार देख के शब्दबंद रह गई। अरे अभी तो आए 2 ही दिन हुए हैं, अभी से कहाँ जा रही हो। और उसने रात भर मैं जो बहाने ससुराल वापस जाने के सोच रहे थे सब सुना डाले। पर माँ से अपना अंतर्मन क्या छिपा पाती। शायद माँ भी समझ गई थी। भरे मन से माँ ने उसे विदा किया। अनिमेष भैया उसे ट्रेन में बैठाने आए थे। जाते जाते भी उसके मन में विश्वास था कि भैया ट्रेन के चलते चलते तक उससे इतनी जल्दी वापस जाने का कारण जानना चाहेंगे। पर भैया पता नहीं क्यों अनमने से ही बने रहे। धीरे धीरे ट्रेन ने प्लेटफार्म छोड़ दिया। वह तब तक भैया को देखती रही जब तक वह आँखों से ओझल नहीं हो पाई। यात्रियों की नज़रें बचाकर उसने अपने पल्लू से धीरे से आँखें पोंछ ली। बरसों बीत जाने के बाद भी तब से वह फिर मायके नहीं आई। माँ की चिट्ठियों से ही उसे खैर खबर पता लगती रहती थी। अनिमेष भैया का तबादला नागपुर हो गया था। भाभी और बच्चों के साथ वे नागपुर चले गए थे। सर्दियों में माँ की बीमार का तार पाकर उसे बुलंदशहर जाना पड़ा तो लगा माँ की आधी बीमारी तो जैसे उसे देखते ही ठीक हो गई। इस बार माँ के चेहरे पर संतोष की आशा थी। भाभी कैसी है माँ? भैया और सुशांत ईशा कैसे हैं? अरे सुनीला, तू तो जानती ही है कि बहू अपने मायके वालों के लिए कैसे तड़पती है।
थी। हमें तो उसने अपने रिश्तों के संस्कार में एक कोना भी नहीं दिया। बहू के भाई की शादी के बाद से ही धीरे धीरे उसमें अंतर आना शुरू हो गया था। मायके जाने की रफ्तार भी कुछ कम हो चली थी। शायद नई भाभी ने उसका पत्ता साफ कर दिया। उसके साथ भी वही दोहराया जा रहा था जो उसने हमारे साथ किया। अम्मा ने उदास ली। सच है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए? माँ अपनी धुन में बोले चली जा रही थी। सच सुनीला, जाते समय बहू खूब रोई और मुझे और तेरे बाबूजी को साथ ले जाने की जिद करती रही। पर तू ही बता बेटा कि इतना बड़ा घर किसके भरोसे छोड़ जाते? यहाँ भी तो कोई देखने वाला चाहिए था ना। अब तो बहू इतनी बदल गई है कि देखे बिना तू कल्पना ही नहीं कर सकती। सच माँ, और मन में असीम संतोष का अनुभव करती हुई वह हैदराबाद लौट आई थी। चिट्ठी हाथ में लिए वह पलंग पर बैठी थी। विवेक कब फैक्ट्री से लौट आए उसे पता नहीं चला। अरे भाई, आज क्या भूखे रखने का इरादा है? पेट में चूहे कूद रहे हैं। वह जैसे नींद से जागी, हड़बड़ा कर विवेक के लिए चाय नाश्ता ले आई। क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही हो? उसने धीमे से विवेक की ओर आशा भाभी की चिट्ठी बढ़ा दी। अच्छा, तो इसलिए श्रीमती जी इतनी प्रसन्न नज़र आ रही है। पत्र पढ़कर मुस्कुराते हुए विवेक बोले, चलो तुम्हारा नागपुर का आरक्षण करा देते हैं। बरसों का तुम्हें शॉपिंग वगैरह भी तो करनी होगी। चलो फटाफट तैयार हो जाओ। राखियाँ खरीदते समय आत्महित होकर वह सोच रही थी कि इस बार बरसों बाद भैया के हाथों में फिर ढेर सारी राखियाँ बांधेंगी।